नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 29 अक्टूबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारी दैनिक क्विज की श्रृंखला में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मामले में एक व्यक्ति को अनुच्छेद 191 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने से अयोग्य ठहराया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं, यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे घोषित किया गया है, यदि वह अमुक्त है यानी कि अनडिस्चार्ज दिवालिया है, यदि उसने स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी है, यदि उसे विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने या रिश्वतखोरी के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, यदि वह कुछ चुनावी अपराधों या चुनावी में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है। ये हैं आपके सामने ऑप्शंस, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। तब तक मैं बताता हूं ये न्यूज चर्चा में क्यों आई। जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख पा रहे हो, समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इनके ऊपर आरोप था कि 2019 में हेट स्पीच का केस इनके ऊपर चलाया गया था, तो उसके ऊपर जो विधानसभा का सचिवालय है उसने बोला है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 125 और सेक्शन 505 इसके विरुद्ध इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही साथ 3 वर्ष की जेल और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो इस वजह से यह न्यूज चर्चा में आई। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि आर्टिकल 191 के अंतर्गत कितने सारे प्रावधान हैं जिनकी वजह से किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है। तो विक्रचित और सक्षम न्यायालय द्वारा अगर ऐसी घोषणा कर दी जाती है, या वो दिवालिया हो जाता है, या वो किसी कारणवश भारत का नागरिक नहीं रहता, या विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है, तो ये कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन को प्रूव करते हैं। वापस अपने प्रश्न पर आते हैं, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए, पहला वाला ऑप्शन जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है ये लिखा हुआ है, और डिस्चार्ज दिवालिया हो गया है इसके बारे में भी है। बाकी जो ये 3 ऑप्शंस हैं, ऐसा कहीं पर भी आर्टिकल 191 में इसका जिक्र नहीं है, तो ऊपर के 2 ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ नजर डालते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन गलत हैं। यहां पर सही की जगह गलत पूछा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यह एक वैधानिक निकाय है। एक बच्चे को 0 से 18 वर्ष आयु के बीच में परिभाषित किया गया है। यह केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। अब देखिए, ये न्यूज चर्चा में क्यों आई, क्योंकि आपने हाल ही में खबर देखी होगी कि नेशनल वुमेन और जो चाइल्ड राइट का पैनल है, इसने भिलवाड़ा में एक प्रोस्टिट्यूशन का डिस्प्यूट चल रहा था, इसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। इस वजह से ये न्यूज चर्चा में आई। परंतु हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से ये आयोग। अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने निकाला हुआ है। तो देखिए, संसद के एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया है, जिसको बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कहते हैं। यह अधिनियम 2005 में लाया गया था, और इसी के अंतर्गत इस निकाय की स्थापना 2007 में करी गई। देखिए, यहीं पर लिखा हुआ है कि बालक जो होते हैं उनको किस एज के ग्रुप को कंसिडर करा जाएगा, तो 0 से 18 वर्ष की आयु में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर यहां पर इस आयोग की संगठन की बात करेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि यहां पर एक अध्यक्ष चुने जाएंगे, और अध्यक्ष के साथ साथ यहां पर 6 सदस्य होंगे। ठीक है, तो टोटल अगर देखा जाए तो 7 सदस्यीय निकाय ये होगा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो। अब ये जो 6 सदस्य होंगे, ये कैसे चुने जाएंगे, तो उनका क्राइटेरिया ये लिखा हुआ है, उनको इन विषयों से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। जैसे बात करी जाती है शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, किशोर न्याय, बच्चों में तनाव का उन्मूलन, बाल मनोविज्ञान, तो इन विषयों में जिसकी नॉलेज होगी उसको यहां पर नियुक्त करा जाएगा। एक और यहां पर शर्त होती है कि इसमें मिनिमम 2 महिलाओं की नियुक्ति होनी चाहिए, कम से कम 2 महिलाएं तो होनी ही चाहिए। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने प्रश्न पे। तो देखिए, यह एक वैधानिक निकाय है, तो यह एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि यह संसद के एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। बच्चों का जो वर्गीकृत करना है उसको भी 0 से 18 वर्ष के रूप में करना है, और यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे कथन सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के संदर्भ में है। निम्नलिखित कथन आपके सामने दे रखे हैं और सही कथन की पहचान करनी है। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी करा जाता है। इस सूचकांक में 0 और 1 के बीच में स्कोर दिया जाता है, जहां पर 1 पूर्ण लैंगिक समानता दिखाता है और 0 पूर्ण असमानता को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2022 के सूचकांक में भारत की रैंकिंग अपने पड़ोसियों से खराब है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान से पीछे है। इसको करने का प्रयास करिए।
अब देखिए यहां पर यह न्यूज चर्चा में इसलिए आई क्योंकि आपको पता है जो बीसीसीआई संस्था है उसने अभी अभी एक नियम निकाला है कि महिला और पुरुष दोनों का ही जो वेतन है उसको ये क्या कर देंगे, समान कर देंगे। जैसे बात करी जाती है प्रति टेस्ट के लिए महिला को भी 15 लाख रुपए मिलेंगे, अगर वनडे की बात करें तो 6 लाख रुपए और T20 की बात करें तो 3 लाख रुपए। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, जैसा कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लिखा भी हुआ है कि महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। तो यहां पर एक बहुत अच्छी पहल बीसीसीआई के द्वारा करी गई है। चलिए यहां पर एक आपसे प्रश्न पूछता हूं, कमेंट करके बताइएगा। अभी अभी बीसीसीआई की तरफ से एक घोषणा करी गई थी कि महिलाओं का भी आईपीएल आयोजित करा जाएगा। तो ये आईपीएल कब होगा और इसमें कितनी टीमें महिलाओं की बनाई जाएंगी, इसको कमेंट करके बताइएगा। तो अब अगर जेंडर गैप की बात करें तो 2022 में जो रैंकिंग आई थी तो उसमें इंडिया की रैंकिंग 135 थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन से इसमें पैरामीटर यूज करे जाते हैं। तो आर्थिक रूप से पार्टिसिपेशन कितना होता है महिलाओं का, महिलाओं की शिक्षा के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, और उनका राजनीतिक सशक्तिकरण कितना होता है। तो ये सारी रैंकिंग है, इनको जरूर एक बार देख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। इंडिया की रैंकिंग 135 है। और अगर इंडिया के पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो बांग्लादेश 71, नेपाल 96, श्रीलंका 110, मालदीव, भूटान 126। अब आते हैं वापस अपने प्रश्न पर। तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा निकाला जाता है, तो ये एकदम सही कथन हो जाएगा। चलिए कमेंट करके बताइए कि विश्व आर्थिक मंच का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर पड़ता है। 0 और 1 के बीच में होता है, जहां पर 1 को पूर्ण लैंगिक समानता दिखाई जाती है और 0 को असमानता दिखाई जाती है। यह भी कथन सही हो जाएगा। 2022 में जो भारत की रैंकिंग है अपने पड़ोसियों से खराब है, तो यहां पर तीनों ही कथन सही हो जाएंगे। हमसे सही कथन पूछे गए थे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2, 3। अगला प्रश्न, आपके सामने कथन दे रखे हैं और किस चीज का वर्णन करते हैं वो आपको पहचानना है। यह एक शील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके विस्फोट से विशाल तीव्र लावा प्रवाह देखने को मिलता है जो हवाई द्वीप के पूर्व और पश्चिम की ओर समुदायों को प्रभावित करता है। यह आपके सामने ऑप्शन है, प्रश्न के बारे में विचार करिए और सही ऑप्शन का पता लगाइए। अब देखिए चर्चा में क्यों आया, आपको पता होना चाहिए। हवाईयन द्वीप का अगर आपने नाम सुना है तो हवाईयन द्वीप में सबसे इंपॉर्टेंट और विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक आता है जिसको बोलते हैं मौना लोआ। तो मौना लोआ जो ज्वालामुखी है ये कैसा ज्वालामुखी होता है, ये शील्ड ज्वालामुखी है। और मैंने आपको बताया कि विश्व के सक्रियतम ज्वालामुखी में से एक ज्वालामुखी बोला जाता है। अब जब भी हम लोग और शील्ड ज्वालामुखी की बात करते हैं तो कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। इस ज्वालामुखी की जो श्यानता होती है यानी विस्कोसिटी होती है वो बहुत कम होती है। इसका मतलब होता है कि इसका जो लावा है उसका गाढ़ापन बहुत कम होता है। गाढ़ेपन कम होने का मतलब है कि जब ये ज्वालामुखी, मान लीजिए ये शील्ड ज्वालामुखी है, इससे जो लावा बाहर आएगा तो वो गाढ़ा नहीं होगा, तो बहुत दूर के एरिया में फैलता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर एक वार्निंग जारी करी गई है एक बार फिर से ज्वालामुखी के उद्गार की, इस वजह से ये न्यूज चर्चा में आई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इसका ऑप्शन क्या है, मौना लोआ। चूंकि ये हवाई द्वीप की बात कर रहा है इस वजह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का पता लगाना है। यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा यानी कि टाइट पॉलिसी, मनी पॉलिसी जो होती है वो पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण, जिसको एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स बोलते हैं, इनकी फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीबी से समुद्र मुद्रा जोखिम को घटाता है। ये 3 कथन है। वीडियो को पॉज करके इसका सही ऑप्शन का पता लगाइए, तब तक मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। देखिए जो सख्त मुद्रा नीति होती है इसमें हमेशा जो फेडरल रिजर्व होते हैं, फेडरल जो बैंक होते हैं, जैसे अपने यहां आरबीआई है, तो वो अपने जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो ब्याज दरें होती हैं, उनको बढ़ा दिया जाता है। इसलिए बढ़ा दिया जाता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो जो लोग हैं वो लोन कम लेंगे। लोन कम लेंगे तो लोगों के पास पैसा कम रहेगा। लोगों के पास पैसा कम रहेगा तो उससे क्या होगा, जो महंगाई है इसको कंट्रोल में करा जा सकता है। तो उसके लिए टाइट मनी पॉलिसी बनाई जाती है। तो पहला कथन सही है। पूंजी पलायन की जब भी बात करते हैं तो जो हमारे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स होती हैं इनका भी ब्याज लागत को बढ़ाया जा सकता है। तो यह भी कथन सही हो जाएगा। अब घरेलू जो मुद्रा का अवमूल्यन होता है ना, वो यहां पर घटाता नहीं है मुद्रा जोखिम को, यहां पे बढ़ा देता है। तो इस वजह से ये वाला कथन हमारे लिए गलत हो जाएगा। हमसे सही कथन पूछे गए थे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए आज के तथ्य में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से टॉपिक है ब्लू फ्लैग, जो प्रमाणीकरण होता है, सर्टिफिकेशन होता है, उससे संबंधित टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये टॉपिक इस वजह से चर्चा में आया है क्योंकि हाल ही में 2 भारत की बीचेस को, जो बीच होती हैं, उनको ब्लू
फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिल चुका है। अब ये कौन सी बीचेस हैं इनको ध्यान रखिएगा। ये बीच जो आपको मिलेंगी, ये है, एक बीच है उसका नाम है ठुंडी बीच, दूसरी है कदमत बीच। ये दोनों ही आपको लक्षद्वीप में, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। अब टोटल अगर बात करी जाए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की, इंडिया में कितनी बीचेस हो गई हैं, तो उनकी संख्या 12 हो गई है। ये कुछ बीचेस के यहां पर उदाहरण हैं, इनको ध्यान रखिएगा नाम। इनकी लोकेशंस पूछी जा सकती हैं। ऐसे एक प्रश्न बना सकता है कि एक तरफ बीच का नाम रख देगा, दूसरी तरफ लोकेशन रख देंगे 4 बीचेस के बारे में। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सारी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगर ब्लू फ्लैग के सर्टिफिकेशन की, तो एक चीज याद रखिएगा, जो स्वच्छ समुद्र की बात होती है, तो हमेशा ऐसे ही जो बीचेस होती हैं उनको इसका जो फ्लैग है वो दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसमें से क्या क्या देखा जाता है, समुद्र के तटों को, मैरीन को, जो स्थायी नौका विहार पर्यटन होता है, इन बॉडीज को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिलता है। अगर बात करी जाए ये देता कौन है, तो ये डेनमार्क की एक संस्था है जिसको FEE बोलते हैं। फुल फॉर्म है इसका फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। इस संस्था के द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर इसके मानक की बात करें तो ऐसे तो बहुत 33 मानक होते हैं, हमको सारे याद नहीं करने हैं, बट 4 चीजें याद रखिएगा, ये भी प्रारंभिक परीक्षा में पूछ सकते हैं। पर्यावरण की शिक्षा और सूचना, वहां का जो पानी है उसकी गुणवत्ता कैसी है, खराब है, अच्छा है, कितना अच्छा है, वहां के पर्यावरण को बचाने के लिए क्या प्रबंधन किया जा रहा है, और प्लस जो समुद्री के तट होते हैं, जो कोस्टल लाइन है, तो उसके संरक्षण के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए वो जो ये संस्थाएं हैं, जैसे नौका विहार पर्यटन ऑपरेटर हो गया, मैरीन हो गई, समुद्र तट हो गए, तो वहां पर कितना अच्छे से काम करा जा रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर बात करी जाए सबसे मैक्सिमम ब्लू फ्लैग जो बीचेस हैं वो कौन से देश के पास हैं, तो उसमें स्पेन नंबर 1 पर आता है, दूसरे नंबर पर ग्रीस का नाम आता है, और तीसरे नंबर पर टर्की का नाम आता है। ये 3 भी स्थान याद रखिएगा। और भारत में मैंने आपको बता दिया टोटल नंबर ऑफ बीचेस कितने हैं, 12 हो चुके हैं इन 2 बीचेस को ऐड कराने के बाद। और ये दोनों बीचेस कहां पर मिले हैं, लक्षद्वीप के अंदर, तो ये भी चीज याद रखिएगा। चलिए अब ब्लू फ्लैग की बात करी गई है, तो इंडिया की एक योजना है बीम्स के नाम से। कमेंट करके बताइए ये बीम्स योजना क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए तो आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का सत्र आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।